अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जमहूर का मंशूर इलेक्शंस की स्पेशल ट्रांसमिशन। सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है सियासी पार्टियों के वादों के हवाले से, वो पाकिस्तान में यही रही है कि अगर इलेक्शन प्रॉमिस कर भी लिए जाएं, अगर ये कह भी दिया जाए कि 300 यूनिट फ्री कर दिए जाएंगे, 1 करोड़ नौकरियां मिल जाएंगी, 50 लाख घर बना दिए जाएंगे, तो 3 साल 4 साल बाद जब आप उनसे सवाल करते हैं तो वो ये कहते हैं कि दरअसल इसमें तो हमें बहुत टाइम दरकार था, हमें फ़ंड्स नहीं मिल सके, ब्यूरोक्रेसी में बहुत मसाइल है। तो आज भी यही मसला है पाकिस्तान के अंदर के अव्वल तो मैनिफेस्टोज़ की अनाउंसमेंट अब तक नहीं हो सकी। तीनों मेन स्ट्रीम पार्टीज़ या 2 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ जो एक कॉमन सिंबल पे इलेक्शन में जा रही हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग, उनकी तरफ से भी कोई इशू बेस्ड या फिर कोई कॉम्प्रहेंसिव मैनिफेस्टो अब तक सामने नहीं आया। हालांकि सिर्फ 2 हफ्ते का वक्त तकरीबन बाकी रह गया इंतखाबात में। ऐसे में सवाल ये किया जा रहा है कि 2.5 करोड़ बच्चा पाकिस्तान में स्कूलों से बाहर है, एनर्जी क्राइसिस का पाकिस्तान शिकार है। इसके अलावा अगर बात की जाए मुख्तलिफ डिजीज़ की, इस साल वो भी काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान को अपने चुंगल में लेकर रखे हुए हैं। और टेररिज्म की अगर हम बात करें, वो बहुत बड़ा चैलेंज है नॉर्दर्न बॉर्डर के ऊपर। तो इन सारे मसाइल को हल करने के लिए क्या ये सियासी पार्टियाँ सीरियस भी हैं, या जिस तरह से रीसेंट रिपोर्ट्स भी बताती हैं, पायट की तरफ से एक रिपोर्ट सामने आती है कि सिर्फ तमाम सियासी पार्टियां 20% मसाइल को हल करने को एम कर रही हैं, तो बाकी 80% को कौन हल करेगा? और पाकिस्तान में जो इलेक्शन की एक्सरसाइज होने वाली है, इस पर यह सवाल है कि आया इंस्टेबिलिटी इससे ख़त्म होगी? चूँकि एक बड़ी पार्टी तो उसको सिंबल नहीं मिला, वो इलेक्शन के प्रोसेस से तकरीबन बाहर है, तो जो पार्टी मैंडेट लेकर आएगी क्या इतनी लेजिटिमेसी के साथ आएगी कि उस पर सवाल ना उठे कि उसका मैंडेट हकीकी नहीं है? इससे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ तजिया निगार जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपका। बताइएगा, 2 पार्टीज़ जिसमें तहरीक इंसाफ और पीपल्स पार्टी शामिल है, इनका मंशूर ही उस तरह से डिटेल में सामने नहीं आया। इसके अलावा अगर हम बात करें जो पॉपुलर कैंपेन की जाती है, तो बताया ये जाता है कि 3 मेन स्ट्रीम पार्टीज़ के पास तमाम मसाइल के हल सॉल्यूशंस मौजूद हैं। आपको क्या लगता है कि एक वोटर जिसने अब से कुछ रोज़ बाद वोट कास्ट करना है, उसको ये भी नहीं पता कि जिस पार्टी को वो वोट दे रहा है उसका डिटेल्ड मैनिफेस्टो क्या है, वो किन एरियाज़ को टारगेट कर रही है, तो फिर तो ये कोई आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स ना हुई है? देखिए, पाकिस्तान में आइडियोलॉजिकल पॉलिटिक्स तो बहुत पहले ख़त्म हो गई है। हमें पहले भी इलेक्शंस में हम देखते रहे, किसी जो है प्रोग्राम पे या किसी मैनिफेस्टो पे इलेक्शन नहीं लड़ा जाता है। मैनिफेस्टो जो है आपके इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिक्वायरमेंट होती है, जो है तमाम जमातें जो हैं वो आखिरी लम्हात में उसको तरतीब दे देती हैं, लेकिन उसकी अहमियत कुछ भी नहीं होती है। और ये बात बहुत साफ है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के पास कोई वाज़ेह हिकमत अमली मौजूद नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। और इस दफ़ा तो आपको कोई मैनिफेस्टो भी किसी पार्टी ने अभी तक नहीं दिया है। पहले तो दे भी देते थे, लेकिन उसकी हैसियत कुछ भी नहीं होती है, क्योंकि जो वादे किए जाते हैं वो बाद दफ़ा तो जो हालात होते हैं, जो चैलेंजेस मुल्क को होते हैं, उससे कोई उसका सरोकार नहीं होता है। कुछ फ्रेजेस ज़रूर होते हैं। और जैसे अभी आप देखें कि इस वक्त भी 2 मेजर पॉलिटिकल पार्टी जो है इस वक्त इलेक्शन में मैदान में, तीसरी पार्टी जो पीटीआई है उसको तकरीबन बाहर कर दिया गया है, क्योंकि जिस तरह से जो है उनको ना सिंबल दिया गया है तो और ना ही उनको जो है इलेक्शन कैंपेन की इजाज़त है। तो इसमें इस सिलसिले में दो मेजर पॉलिटिकल पार्टी रह जाती हैं, पीपल्स पार्टी और PMLN। अगर आप उनको देखें, उनके तकारीर देखें, तो उसमें सवाए रेटरिक के, फ्रेजेस के और ऐसे किस्म के वादे जिनकी जो कि मुमकिन नहीं है, वो किए जाते हैं। दूसरी एक और बात भी है कि सियासी पार्टियां ये बात नहीं समझती हैं कि ये नेशनल इलेक्शंस हैं। इसमें जो है ना, इसमें जो आइंदा चल के जो भी इसके नताज होंगे, उसके जरिए एक हुकूमत बनेगी जो कि मुल्क के पॉलिसी को चलाएगी। लेकिन आप देखें कि जब ये कैंडिडेट जाते हैं, खासतौर पे जो लीडरान हैं, वो जाके वहाँ कॉन्स्टिट्यूंसी में जो वादे करते हैं, तो वो तो इस लेवल के होते हैं कि जो कौंसल लेवल की तरफ जो वादे किए जाते हैं। असल बात ये है कि ये नहीं है कि आप गलियां साफ कराएंगे या आप ये कर देंगे, सड़कें तामीर करेंगे। ये काम जो है वो तो ये जो है कौंसल लेवल पे है। बिल्कुल। क्या किसी भी सियासी जमात के लीडर ने अभी ये बताया है कि जो इस मुल्क में जो बहुत सारे एक मल्टीपल चैलेंजेस हैं, वो उसको किस तरह से देखती है और वो किस तरह से उसके हल निकलते हैं? मतलब सबसे बुनियादी चीज ये है कि इस वक्त माशी सूरत हाल जो सबसे अहमियत है, और इसमें मैंने आज तक किसी सियासी जमात को नहीं सुना है
कि जो है वो ये कहे कि वो इनको किस तरह से फिक्स करेगी, इकॉनमी को, लॉ एंड ऑर्डर के मसाइल को किस तरह से करेगी, जो मुल्क के और जो है जितने मसाइल हैं, मतलब बढ़ती हुई आबादी के और क्लाइमेट चेंज के। मैंने तो आज तक किसी लीडर को ये कहते हुए नहीं सुना है कि उनकी पार्टी क्या काम करेगी, बल्कि यहां तक है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी को उसको छोड़ें कि लाएमल क्या है, इनके पास कोई ऐसी टीम भी नजर नहीं आती है कि जो आइंदा इन चैलेंजेस के हवाले से बात करेगा। दुनिया भर में ये होता ही है कि जैसे एक माशी सूरत हाल का एक तजिया पेश किया जाता है और उसमें ये बताया जाता है कि उनकी पार्टी क्या कहेगी। अब नवाज शरीफ साहब को देख लें, उनकी पूरी तकारीर आप देख लें तो इसी बात पे रोना होता है उनको कि मुझे क्यों निकाले वाली बात है। दूसरी और बात आती है कि वो हमेशा जो बात पे अटके रहते हैं कि उनका दौर जो था पुराना बहुत सुनहरी था। अब वो कहते हैं कि डॉलर को वो नीचे लेके आ जाएंगे। अब उनसे पूछा जाए कि जो है ये जो इस किस्म की चीजें जो है वो एक हद तक रिफ्लेक्ट करती हैं खुद आपकी माशी सूरत हाल को। आप किस तरह से डॉलर को नीचे ले आएंगे अगर आप जो बुनियादी जो स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। जाहिद साहब ये मुझे बताइएगा, जिस तरह से आपने भी कहा कि मैनिफेस्टो की वो इंपॉर्टेंस ही नहीं होती, वो सिर्फ एक फॉर्मेलिटी है, इसकी वजह क्या ये पॉपुलिज्म और मैस पॉलिटिक्स है कि हर किसी से सवाल ये होता है कि बयानिया बता दें अपना किस बयानिए के तहत इलेक्शन में जा रहे हैं, लेकिन बयानिए में और मैनिफेस्टो में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तमाम पार्टीज़ का स्ट्रेस सिर्फ बयानिया है, मैनिफेस्टो नहीं है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन बात वही है कि जो मैनिफेस्टो आते भी हैं और बन जाएगा, मेरे ख्याल आपको थोड़े दिनों बाद नजर आ जाएगा कोई प्रिंटेड फॉर्म में, लेकिन मेरे ख्याल ये है कि वो तो एक जिसको कहते हैं कि जो एक फॉर्मेलिटी है वो करते हैं ताकि इलेक्शन कमीशन को हवाले किया जाए कि रूल के तहत करते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता होता है कि उसमें जो मैनिफेस्टो में जो बातें लिखी होती हैं उसकी कोई हैसियत होती है या कोई जो लीडरान है उनको भी पता नहीं होता है कि उसमें क्या लिखी हुई है। देखिए, अगर मैनिफेस्टो वो तो अलग बात है कि एक प्रिंटेड फॉर्म में आता है, कब आता है फॉर्मल शहर में, लेकिन आप मुझे बताइए कि क्या सियासी जो लीडरान है मुख्तलिफ पार्टी, तमाम पार्टीज के, क्या जो है उनके जहन में कोई तजावीज़ हैं जो कि अवाम की तरफ लेके जा रहे हैं? क्या ये उनको अंदाजा है कि ये इलेक्शन जो है वो कौमी सतह के हैं और उसका मकसद ये होता है कि आप कौमी सतह पे जो प्रॉब्लम चैलेंजेस किसी ने आज तक कोई जिक्र नहीं किया है। अब मसला ये है कि अपने आप को इतना रिड्यूस कर दिया है कि जो है समझ में नहीं आता है कि काउंसिल के इलेक्शन लड़ रहे हैं या मुल्क के जो है आला तरीन ओहदे के लिए वो इलेक्शन में शामिल हुए। शायद साहब एक वजह यह भी हो सकती है कि इंस्टीट्यूशनल बैलेंस ऑफ पावर इतना ख़राब है कि पॉलिटिकल पार्टीज़ को पता है कि मेजर इश्यूज़ की तो रेट ही नहीं है सही करने की, और ना हमारे पास वो मैंडेट होगा कि हम उन पर कोई रिफॉर्म ला सकें, तो इसीलिए नॉन इश्यूज़ की पॉलिटिक्स प्रिवेल कर जाती है। नहीं, मेरे ख्याल ये भी गलत बात है। मतलब ये है कि माशियात को ठीक करना जो है हुकूमती काम होगा। ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि बहुत सारे जैसे फॉरेन पॉलिसी के मसाइल है या नेशनल सिक्योरिटी के, उसमें जो है वो आपके एस्टैब्लिशमेंट का रोल होता है। लेकिन आप मुझे बताइए कि रोजाना इन तमाम चीज़ों पे पॉलिसी मैटर जो है वो तो आपको सिविलियन हुकूमत के हवाले होती है। अगर फर्ज के आप अपना खुद जो है तमाम जो है जिम्मेदारी उससे दस्तबरदार हो जाए तो फिर तो कोई पावर, फिर आपको इलेक्शन लड़ने का क्या फायदा है? सिर्फ इक़्तिदार के लिए लड़ाई अगर हो रही है तो ठीक है, लेकिन इसके आगे जो है अगर आप फर्ज के मुल्क को बेहतर जानते हैं या डेमोक्रेसी को मजबूत करना चाहते हैं तो उसके हवाले से क्या तजावीज़ है? मतलब तो ये कि ये तो आपने पहले से अबेंडन कर दिया है कि हम तो कुछ नहीं कर सकते, तो फिर फिर इलेक्शन के माने भी कुछ नहीं रखते हैं। फिर इस बात के लिए कि जो सिविलियन सुप्रीमेसी के दावे किए जाते हैं या वोट को इज्जत दो के बात की जाती है तो उसकी तो हैसियत कुछ भी नहीं रहती है। तो मैं समझता हूँ कि ये इलेक्शन जो है इस लिहाज से बदतरीन है कि इसमें जो है कोई भी वाज़ेह हिकमत अमली हमें नजर नहीं आती है, सवाए गाला गलोच के, फिर रैट्रिक के। आप मुझे बताइए कि एक साहब कहते हैं कि वो जो बिजली मुफ्त कर देंगे, उनसे पूछा जाए कि बिजली किस तरह से मुफ्त करेंगे, ये कहाँ से आएंगे पैसे? या जो है वो कहते हैं कि ये मैं फलाना कार्ड इशू कर दूंगा, फलाना इशू कर दूंगा। मतलब उसकी बजाय कि एक कोई संजीदा बातें नजर नहीं आती है। मुझे PMLN की तो सबसे बड़ा वो होता है कि वो तो अपने आप को समझते हैं कि वो इख्तिदार में आ रहे हैं, लेकिन आज तक कोई ऐसी बात नहीं की गई है जिससे अक्कासी हो सके कि जो है इनको कम से कम अहाता है इनको के मसाइल क्या है इस मुल्क के। शायद साहब ये एक और जो इशू जिस तरह से हमने देखा है कि बांग्लादेश में रिसेंटली इलेक्शन हुआ, उसकी लेजिटिमेसी पे सवाल हो गया, इंटरनेशनल प्रेस ने वन पार्टी स्टेट कहना शुरू कर दिया उसको। पाकिस्तान के अंदर भी एक इशू ये है कि एक बड़ी पार्टी को 11th हॉर पे इस निज़ाम से जो इलेक्शन में जाना था सिंबल नहीं मिला। आपको लगता है कि इंस्टेबिलिटी फिर भी बरकरार रहेगी अगर इलेक्शन हो भी जाए, चूँकि एक पार्टी इस प्रोसेस का फॉर्मली हिस्सा ही नहीं है? बिल्कुल सही बात है। देखिए, बात ये सबसे है, अगर आप वाकई जो है इस मुल्क से
जो है इस्तेहकाम लाना चाहते हैं और उसके बाद जो है ये डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को मजबूत करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो एक फेयर जो है ग्राउंड देना चाहिए सारी जमातों को। अगर एक बड़ी जमात को आप अलहदा कर देते हैं, अलहदा से मतलब ये नहीं है कि जो है उनके बहुत सारे कैंडिडेट अभी भी मैदान में है, लेकिन उनकी हैसियत ये इंडिपेंडेंट की रखी गई है, तो अगर फर्ज कीजिए कि जो वोटर जो होगा जो कि एक लिहाज से डिसफ्रेंचाइज हो गया जो उनकी तरफ जाएगा, और ये जो है मेरा ख्याल ये कि एक अजीब सी वो चीज थी जो आपने सिंबल से महरूम कर दिया है। मतलब ये है कि अगर इस किस्म की चीजें होती हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि जो फेयर प्ले की बात आती है वो तो खत्म हो जाती है। और इसी के नतीजे में एक और वजह भी है जो लोग इस वक्त सियासी पार्टियां अपने अपने मंसूबों में बात नहीं कर रही, उसकी वजह यही है कि लोगों का ख्याल यही है कि इस इलेक्शन की लेजिटिमेसी है ही नहीं, और मैं ख्याल आगे चल के बहुत ज्यादा इसके नुकसानात होंगे, और मैं नहीं समझता हूं कि इस किस्म के इलेक्शन के नतीजे में कोई सियासी इस्तेहकाम आ सकता है। बांग्लादेश की मिसाल आपने दी, बांग्लादेश में वन पार्टी सिस्टम हो ही गया क्योंकि उसकी दूसरी पार्टी जो थी उन्होंने तो बायकॉट कर दिया है। यहाँ पे कम से कम जो है कि वो इलेक्शन में कुछ लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन इंडिविजुअल हैसियत से सियासी पार्टियां एक लिहाज से एक पार्टी को जो है आपने बाहर कर दिया है फील्ड से। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें आगे चल के मुल्क के इस्तेहकाम के लिए बहुत ही खतरनाक है। हमने माजी में भी देखा है इस किस्म की चीजें होती रही हैं, इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होते रहे, लेकिन जो आज जो सूरत हाल है उसकी मिसाल बहुत कम मिलती है। तो इसके साथ साथ जो जिस तरह से आपने भी कहा कि नवाज शरीफ साहब की आपने कैंपेन देखी है और वो कॉन्फिडेंस ऐसा दिखाई देता है जैसे पहले ही हुकूमत में आ गए हैं, आपको लगता है उनको इस बात की रियलाइजेशन है कि अगर हमने गवर्नमेंट फॉर्म भी कर ली इन दी एब्सेंस ऑफ अ मेजर पार्टी तो उनके लिए भी सवाल उठते रहेंगे उनके इक़्तिदार की लेजिटिमेसी के ऊपर? हमारे अब प्रॉब्लम यही है कि जो सियासी जमातें हैं या शहरी रहनुमा हैं वो खुद भी उसका शिकार होते रहे इन तमाम चीज़ों के, लेकिन उनको आज तक कभी सबक हासिल नहीं किया है। उनके सामने सिर्फ एक इमीडिएट गोल नजर आता है कि पावर किस तरह लिया जाए, और फिर वही हमें नजर आता है कि जब ठीक है ये बिल्कुल साफ नजर आता है कि जब आप एक बड़ी पार्टी को एक बंदे मुकाबिल को अगर हटा देते हैं, खासतौर पर पंजाब के अंदर जहाँ पे जो बैटल ग्राउंड है, अगर वहां पे तो एक साफ लगता है कि एक पार्टी के लिए राह हमवार की जा रही है, और यही बात PMLN वालों को भी नजर आती है। देखिए आप मुझे बताइए कि इस वक्त इलेक्शन कैंपेन जितनी देर से शुरू हुई है पहले तो उसकी कोई नजर नहीं मिलती है। ऐसा लगता है जो फॉर्मेलिटी के तौर पे जा रहे हैं, अब सही मानों में इसलिए कैंपेन भी नहीं हो रही है कि इनको यकीन है कि इन हालात में जहां पे एक रास्ता उनके लिए हमवार किया गया है, उनके लिए इलेक्शन जीतना जो है वो एक लिहाज से ऑलरेडी डिसाइडेड है। तो उसमें फिर यही बात आती है कि क्या ये इलेक्शन होने जा रहे हैं या एक सिलेक्शन का प्रोसेस बन गया है। तो इससे पहले भी 2013 के अंदर भी हमने देखा कि जरदारी साहब ने कहा रोज़ का इलेक्शन है, 18 के अंदर नून लीग ने कहा कि RTS बिठा दिया। तो मतलब यही है कि जो शफाफियत इलेक्शन की, जो कि एक प्रिटेक्स्ट होता है ये कहने के लिए कि एक जेन्युइन मैंडेट मिला एक पार्टी को, वो इस इलेक्शन में भी नहीं होगी, वो पहले भी कभी नहीं हुई सिवाय 70 के इलेक्शन के। तो फिर ये जो सिलसिला इलेक्शन करवाने की एक्सरसाइज है इसका तो मीनिंग ही सर फिर क्या रह गया अगर इस पर सवाल उठते रहेंगे इस तरह से? ये बात सही है कि आपके इलेक्शन हमेशा कंट्रोवर्शियल रहे, लेकिन उसको फिर एक्सेप्टेंस भी मिल जाती थी उसमें, लेकिन ये जो सूरत हाल है वो तो नजर नहीं आती है। 2008 के इलेक्शन में थे तमाम सियासी पार्टियों को उसमें लड़ने की इजाजत थी, और तो इस लिहाज से ठीक है उसके ऊपर कुछ पार्टीज को एक लिहाज से ऑब्जेक्शन जरूर थे, लेकिन एक हद तक तो एक्सेप्टेबल ही बनी, एक पार्लियामेंट भी वजूद में आई थी, एक तसलसल तो बन के आया था 2013 के जब इलेक्शन बन के आया। उसके बाद 2018 के अंदर भी बहुत सारी बातें हुई, लेकिन ये तो नहीं हुआ था कि किसी एक पार्टी को वहां से पूरी कंटेस्ट से अलहदा कर दिया गया था या किसी के पास सिंबल ले लिया गया, ये तो नहीं हुआ था। ठीक है बहुत सारी चीजें उसमें भी हुई हैं क्योंकि हमारे यहाँ एक लिहाज से जमहूरी अमल जो है इतना मुस्तहकम नहीं है, हमारे इंस्टीट्यूशन इतने मुस्तहकम नहीं है, और फिर उसके बाद जो है एक लिहाज से सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट का अमल दखल है, उसका भी एक चीज होती है कि किस वक्त किस पार्टी के पलड़ा थोड़ा बाहर, लेकिन ये नहीं था इसमें। तो ये इस वक्त जो है जो आज सूरत मतलब ये अनप्रेसिडेंटेड है आप कह रहे हैं? बिल्कुल यही है। आप मुझे बताइए कि 2013 में हुआ था किसी पार्टी को अलहदा किया गया था, या 2008 के इलेक्शन में ये हुआ था, या 2018 के इलेक्शन में भी ये हुआ था? नहीं हुआ था। ठीक है नवाज शरीफ साहब डिस्क्वालीफाई हो गए थे, लेकिन उनकी पाकिस्तान मुस्लिम लीग उनके हटने के बाद भी हुकूमत करती रही 1.5 साल तक, और फिर इलेक्शन में इस पार्टी की हैसियत से उन्होंने पार्टिसिपेट किया। लेकिन उसका जवाब ये आता है ना जाहिद साहब के 9 मई भी किसी और पार्टी ने पहले नहीं किया था। नहीं, देखिए गवर्नमेंट पे उन पे जिन लोगों ने ये काम किया है उसको आप सजा दें, उनको केस चला के
अब मसला ये है कि आप सिर्फ नारेबाजी करके कि 9 मई हो गया, 9 मई हो गया, और फिर आपने एक पार्टी को बाहर करे। अगर आपने साबित किया है कि कोई इस किस्म की पॉलिटिकल पार्टी में ये मुलविस थे, अभी तक तो कोई नहीं किया है। अभी तक किसी एक फर्द को भी सजा नहीं दी गई, एक फर्द के खिलाफ भी केस नहीं चलाया गया। तो कहने को सिर्फ आप इल्जाम लगाते हैं, कल किसी और पे भी इल्जाम इस किस्म का लग सकता है। जाहिद साहब, ये बताइए, अब चूंकि फॉरेन पॉलिसी भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए रहती है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट्स भी सीख करनी होती हैं, इसके अलावा हमारे जो कोलिशन पार्टनर्स हैं उनकी एब्सेंस में तो बहुत मुश्किल हो जाता है मामलात को रन करना। तहरीक इंसाफ के दौर की अगर हम बात करें, सऊदी अरब से ताल्लुकात काफ़ी ख़राब हुए, मलेशिया की एक कॉन्फ्रेंस में नहीं गए और बहुत से मसाइल क्रिएट हुए। नून लीग के बारे में तसव्वुर ये किया जाता है कि वो जब आएंगे तो गल्फ स्टेट से ताल्लुकात की बहाली हो जाएगी। आप अग्री करते हैं इससे? देखिए, बात यह है कि एक पाकिस्तान की एक फॉरेन पॉलिसी वाला जो है, एक ठीक है सियासी जमातों का भी हाल है, ठीक है, बहुत सारी गलतियां जो है की थी पीटीआई ने, से कोई भी इनकार नहीं है। कोई बहुत अच्छी कामयाब उनकी हुकूमत नहीं रही थी, उन्होंने जो वादे किए उससे नहीं थी तब्दीली से। लेकिन मसला ये है कि फिर तो अवाम पे छोड़ना चाहिए कि उनको मुंतखब करते हैं या नहीं करते हैं। बात यह है कि आप डिसाइड नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने हुकूमत ये दुनिया भर में यही होता है कि जब हुकूमत अपनी पॉलिसी पे अमल नहीं करती है या जो कामयाब पॉलिसी उनकी नहीं रहती है तो फिर नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाती है। और यही तरीका पाकिस्तान में भी होना चाहिए। डिसीजन का हक जो है वो आप किसी और ताकत को नहीं दे सकते। तो अब मतलब ये ठीक है, ये कहना कि जो है कि गल्फ से बहुत अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, लेकिन ये पैमाना तो आप पार्टी पे छोड़ दें ना। ये पार्टी ये जो है ये तो आपको जो लोगों पे है, जो जमहूरी अमल का एक हिस्सा होता है, कि उनको छोड़ दें कि वो किस पार्टी को समझते हैं कि बेहतर पॉलिसी चला सकती है। बिल्कुल। और जाहिद साहब, इस साल होने वाले अमेरिकन इलेक्शंस की क्या सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में? अगर रिपब्लिकन आ जाते हैं दोबारा से या डेमोक्रेट्स स्टे करते हैं, कोई फर्क पड़ेगा इससे उनकी फॉरेन पॉलिसी पे? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। देखिए, अमेरिका की एक स्टेटेड पॉलिसी भी होती है जो इर्रेस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर पार्टी काम है, थोड़ा बहुत इधर से उधर तो हो जाती है। लेकिन ये कहना कि अगर फर्ज कीजिए कि बाइडेन हार जाते हैं, ट्रंप वापस आ जाते हैं तो पाकिस्तान के ऊपर तब्दीली होगी, नहीं होगी। ये हमने पहले भी देखा था। बात यह है कि जो फॉरेन पॉलिसी के उनके तकाजे हैं वो डायरेक्टली लिंक होते हैं उनकी नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से। अच्छा। और वो जो है वो ये सिर्फ क़यादत बदलने से नहीं होती है। देखिए, पाकिस्तान की इस वक्त हमें समझना चाहिए कि हमें इस चीज पे नहीं करना चाहिए कि फलाना आ जाएगा तो हम बेहतर हो जाएंगे। बात यह है कि हमें खुद सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क के लिए क्या बेहतर है, हमारी अपनी पॉलिसी कहाँ पे है। अगर हमारी अपनी पॉलिसी जो है वो बिल्कुल एक निगाहें होती हैं कि किसी कहाँ से पैसे आ रहे हैं, किसके जरिए जो है हम अपनी कर सकते हैं। आपने खुद मुख्तारी तो बहुत पहले खत्म कर दिए। एक ऐसा मुल्क जो सियासी माशी तौर पे सेल्फ सफिशिएंट नहीं होता है, वो उसकी हर दौर में जो है उसको जरूरत पड़ती है कि कहीं से मदद आया है तो हालात बेहतर हो जाएंगे, तो आपने सॉवरेनिटी तो खत्म कर दी है। आप एक आजाद फॉरेन पॉलिसी चला भी नहीं सकते हैं कि आपको कभी चाइना की मदद हासिल करनी होती है, कभी अमेरिका की पे आपका दारोमदार बहुत सालों में रहा है, वो खत्म हो गया है। तो अब आप देखते हैं कि कहाँ आप पाकिस्तान, अगर कोई मुल्क ये कहता है कि बेल आउट करने के लिए आप हमेशा सऊदी अरब की तरफ देखें या यूएई की तरफ देखें या चाइना की तरफ देखें या आईएमएफ की तरफ देखें, तो उसका मतलब ये हुआ कि आपने जो है अपना सॉवरेनिटी जो है या अपने मुल्क का जो आला इक़्तिदार जो है वो तो आपने वैसे ही खत्म कर दिया। बिल्कुल जाहिद साहब, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया चीन और अमेरिका का, पाकिस्तान के लिए आपको लगता है ये फॉरेन पॉलिसी कंफ्यूजन रही है? क्योंकि आइडियली तो यही होना चाहिए कि आपको किसी भी विंग का हिस्सा नहीं होना चाहिए, जैसे नॉन अलाइन मूवमेंट थी किसी दौर में कोल्ड वॉर के टाइम्स पे। लेकिन अब आकर हम ये देखते हैं कि जिस तरह रशिया गए थे एक्स प्राइम मिनिस्टर खान साहब, और दूसरी तरफ जो उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी वो बात कर रही थी कि हम लंबे अरसे से अमेरिका के एलाए हैं और रहेंगे भी। अब आकर एक तरफ सीपेक की बात करना नून लीग की तरफ से, दूसरी तरफ से आईएमएफ से मुज़ाकरात करना, आपको लगता है कि कोई सेटल होगा ये मामला कि हमने कोऑपरेट करना किससे एक्चुअली? नहीं, देखिए, ये बिल्कुल ये कोई तजाद नहीं है। असल मसला ये नहीं है। असल मसला ये है कि एक फॉरेन पॉलिसी उस वक्त कामयाब होती है जब आप अपने तौर पे अपने पैरों पे खड़े होते हैं। बात ये है, जैसे मैंने पहले कहा कि अगर आप माशी तौर पे आप डिपेंडेंट हैं तो आप मुझे कौन सी फॉरेन पॉलिसी स्टेट हो सकती है। अब ये वाकयात एक दो लेकिन वो अहमियत नहीं रखती है। अगर इमरान खान गए थे, रशिया गए थे, तो एक लिहाज से पूरी एस्टैब्लिशमेंट का भी उसमें राय मौजूद थी। तो ये कहना कि उनकी पॉलिसी गलत हो गई क्योंकि रशिया चले गए थे, ये गलत बात है। लेकिन अगली सुबह जंग लग गई थी ना। नहीं, मतलब ये है कि वो तो किसी को नहीं पता था, या तो पहले तय करता कि नहीं जाना है। बात यह है कि लेकिन एक शख्स को, ठीक है, बहुत सारी गलतियां इमरान खान ने की हैं, बहुत ज्यादा की हैं, लेकिन मसला ये है कि सिर्फ एक फर्द को इसका मतलब नहीं था, हमारे ओवरऑल पॉलिसी
का यही हाल है। क्या आप मुझे बताइए कि क्या हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हो गए थे जबकि उससे पहले कोई हुकूमत थी? मसला ये नहीं है, मसला ये है कि जो असल चीज आती है कि आपको कितनी आज़ादी मिलती है। अगर फर्ज कीजिए हमारे घर से ताल्लुकात शुरू हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, मतलब उसकी क्या हैसियत क्या है? उसकी हैसियत ये है कि आपको शायद 2 अरब 3 अरब रुपए मिल जाते हैं, वहां से डॉलर मिल जाते हैं ताकि आप वक्ती तौर पे अपने पैरों पे खड़े हो सकें। तो ये फॉरेन पॉलिसी नहीं होती, मतलब ये डिपेंडेंस कम करनी पड़ेगी। आखिरी सवाल जाहिद साहब, आपकी तजावीज़ क्या होंगी रिफॉर्म के लिए? इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को मैनिफेस्टो को सीरियस लेना पड़ेगा, लेकिन फिर किस किस्म का मैनिफेस्टो होना चाहिए, और आने वाली हुकूमत के जो प्राइमरी टारगेट्स हैं वो क्या होने चाहिए अकॉर्डिंग टू यू? सबसे बुनियादी चीज ये है कि तमाम सियासी पार्टियों को ये समझना चाहिए कि जो है वो एक मिनिमम, एक जिसको कहते हैं एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी पे आपको इत्तफाक करना पड़ेगा, जिसमें 3 चीजें बहुत बुनियादी चीजें। एक तो ये है कि पार्लियामेंट की बालादस्ती और तमाम सियासी पार्टियों को जो है हक मिलना चाहिए कि अपने अपने ख्यालात का इजहार कर सके। और उसके बाद जो है ये था कि जो है जो तमाम पॉलिसी जो है उसका एक वाज़ेह वो नजर आनी चाहिए और पार्लियामेंट के अंदर बहस होनी चाहिए। सही। तो ये तमाम चीजें जब तक नहीं होंगी, हम वक्ती तौर पे एक सियासी पार्टी जब देखती है कि उस फलाने को हमने खत्म कर दिया है, वो तालियां बजानी शुरू करते हैं, लेकिन उसका असर जो है हमेशा ये रहा है कि आपकी डेमोक्रेटिक प्रोसेस बहुत ही कमजोर से कमजोर तर होती जा रही है। दूसरी बात ये है कि देखें, ठीक है, एक इदारा हमारा है सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट, उसको उसकी आपकी जरूरत भी होती है, आप उससे जो है मशवरे भी कर सकते हैं, लेकिन आप पॉलिसी उन पे नहीं छोड़ सकते। बिल्कुल, ये पार्लियामेंट का काम होना चाहिए, ये सियासी पार्टियां जो सियासी हुकूमत है उनका काम होना चाहिए। ठीक है। तो दूसरी बात है कि चार्टर ऑफ इकोनॉमी होना चाहिए। देखिए, इन बुनियादी चीजों पे इत्तेफाक जरूरी है। कोई हुकूमत, कोई अकेले एक पार्टी जो है यहाँ के जितने गंभीर मसाइल हैं उसको हल नहीं कर सकती। जब एक आपने अगर कोई ऐसी चीज कर, जैसे प्राइवेटाइजेशन का मसला आता है, तो आप जो अगर हुकूमत में होते हैं तो आप कहते हैं प्राइवेटाइजेशन होनी चाहिए, या जब बाहर होते हैं तो उसी चीज की मुखालफत करते हैं। तो कम से कम मिनिमम चीजों पे तो आपको इत्तेफाक होना चाहिए कि मुल्क के लिए जरूरी होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, सही। बहुत बहुत शुक्रिया। जाहिद हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ज़रूरत है ताकि लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनाई जाएं। हर सियासी पार्टी, हर सियासी लीडर जब वो आता है तो सिर्फ एक शॉर्ट टर्म विजन से लेजिस्लेशन करता है। तो उनका यही कहना था कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसीज़ में मज़ीद पार्टीज़ को भी ऐड होना चाहिए और जो स्पेस है पार्लियामेंट की उसको रिक्लेम करने की ज़रूरत है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद मैनिफेस्टोज़ के हवाले से मज़ीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से पहले जिस तरह जाहिद हुसैन साहब बात कर रहे थे कि अव्वल तो सियासी पार्टियों का मंशूर ही सामने नहीं आता, इलेक्शन सर पर खड़ा हुआ है लेकिन उसके बावजूद कोई प्लान उस तरह से तश्कील नहीं दिया, और दूसरी चीज़ ये है कि अगर मंशूर में कुछ शामिल कर भी लिया जाए तो उसकी सीरियसनेस इतनी नहीं होती कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन बाद में हो, या फिर एक अंडरस्टैंडिंग होती है तमाम पॉलिटिकल क्लास के अंदर कि अगर मंशूर में कुछ लिख भी दिया है तो वो सिर्फ इलेक्शन का स्लोगन ही है, उसको सीरियस नहीं लेना। तो इस क्राइसिस का हल क्या है, इस पर मज़ीद बात करते हैं। हमारे साथ सरवर बारी साहब मौजूद हैं, साबिक सरबराह हैं फैफन के, और नदीमुल हक साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वाइस चांसलर हैं पाइट के। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। बारी साहब, आपसे आगाज़ करेंगे। 8 फरवरी का इंतखाब और अब से सिर्फ तकरीबन 2 हफ्ते का वक्त बाकी है, और अभी तक ये क्लियर नहीं है कि कौन सी सियासी पार्टी कौन से मसाइल को हल करने की बेस पे इलेक्शन में जा रही है। वोटर को इल्म नहीं है कि अगर मैंने किसी को वोट देना है तो वो किस फ़िलासफ़ी के ऊपर है, वो कौन से मसले के हल की बुनियाद पे मुझे वोट करना चाहिए। तो ये जो क्राइसिस है मैनिफेस्टो का, एक तो आना ही ना और दूसरा सीरियस ना लेना, क्या वजूहात हैं, हल क्या है इसका? देखिए, बुनियादी तौर पर इसकी वजूहात तो सियासत में हम कहते हैं कि जी जो प्रेशर होता है वो बहुत बड़ी चीज़ समझा जाता है, लेकिन पाकिस्तान में जो ऐसी तंजीमें, ऐसी समाजी तहरीकें जो दबाव में ला सकती हैं सियासी अशराफिया को, उनका तो खात्मा कर दिया गया है। यूनियंस होती थी, यूनियन डेंसिटी बहुत कम हो गई है। सिविल सोसाइटी, एक इंडिपेंडेंट सिविल सोसाइटी होती थी, वो नहीं रही। मीडिया के ऊपर कदगन है, पाबंदियां हैं, और सियासी जमातों के अंदर कोई जमहूरियत नाम की चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर मेंबरशिप बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज हों तो जाहिर है पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जो लोग शामिल होते हैं वो नीचे से ऊपर तक अपनी राय बेचते हैं, असर अंदाज होते हैं। तो इसलिए कोई हमारी जो सियासी अशराफिया है उसका अब जो तल्लक है वो बुनियादी तौर पर तो जो गैरिजन्स हैं उनके साथ है।
और चूंकि वो सारी ताकत वहां से ड्रॉ करते हैं, ये तो सिर्फ एक कानूनी कार्रवाई होती है कि इलेक्शन में आए, बराए नाम मैनिफेस्टो दे दें, मैनिफेस्टो में वादे हैं 300 यूनिट जो बिजली के हैं फ्री देंगे, कहाँ से देंगे? तो असल बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन में बहुत सारी चीजें दर्ज हैं, उन चीजों की तरफ तो किसी पार्टी ने कोई ऐसा मंशूर नहीं बनाया जो हमें बताया कि आइन का आर्टिकल 3 है कि जो रियासत है हर किस्म के इस्तेसाल का खात्मा करेगी। लेकिन किसी सियासी पार्टी के मंशूर में ये नहीं है कि जो इस्तेसाल हो रहा है उसका खात्मे के लिए वो क्या इकदाम उठाएंगे। इसी तरह लेबर लॉज मौजूद है, मिनिमम वेज रेट पाकिस्तान में तय है, लेकिन अभी हमने सर्वे किया है कि 65% से ज्यादा जो मजदूर तबका है वो कह रहा है कि हमें तो मिनिमम वेज नहीं मिलती, 32,000 से भी कम पैसे मिलते हैं और आजकल गुजारा कैसे हो सकता है। तो महज ये कह देने से कि हम 300 यूनिट दे देंगे, इतने लाख घर बना देंगे, इतने करोड़ हम नौकरियां दे देंगे, ये तो बेसिकली मैं समझता हूँ कि ये मंशूर इस तरह के थोड़ी होते हैं। मंशूर तो ये है कि पाकिस्तान के आइन और जो पब्लिक पॉलिसी और पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिहाज से अगर उसके हवाले से देखें तो पाकिस्तान की जो सियासी जमातें हैं उनके मंशूर को उठा के देखें तो वो लगता है कि महज वादे वईद है। मैं आपको मिसाल देता हूँ, मिसाक जमहूरियत का बहुत चर्चा हुआ 2006-07 में, और उसका जो शिक नंबर 10 थी मिसाक जमहूरियत की कि लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लाएंगे जो बहुत इंडिपेंडेंट होगा, पावरफुल होगा, लोगों के जरिए इलेक्ट होके आएगा, फिजिकल इंडिपेंडेंस होगी उसके पास। लेकिन जो ही ये सारी हुकूमतें बस इक़्तिदार आई, जो मुशर्रफ का लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम था उसका बोरिया बिस्तर इन्होंने लपेट के वापस रख दिया और आज तक कोई ढंग के इलेक्शन पाकिस्तान में नहीं हुए। तो मेरा अपना ख्याल है कि ये सिर्फ जब अपोजिशन में होते हैं, जब लोगों से वोट लेना होता है तो एक शोट डालते हैं ताकि गरीब लोगों को धोखा दे सकें। सही, ठीक है। मतलब आपका कहना ये है कि ये इंतखाब की जो सारी एक्सरसाइज है ये सिर्फ़ और सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे की जा रही है। नदीम साहब आप बताइएगा, क्योंकि पाइड का एक पेपर भी मेरे सामने पड़ा हुआ है नवंबर का, मैनिफेस्टोज विदाउट सब्सटेंस, तो इसके मुताबिक तकरीबन तमाम जो 3 बड़ी सियासी पार्टियाँ हैं इनके पास सिर्फ 20% मसाइल का हल मौजूद है। आपका इदारा ये ख़ुद कह रहा है, तो फिर क्या एक्सपेक्ट करें कि ये 20% भी नहीं होगा, या फिर जो एम ही नहीं कर रहा एक सियासी रहनुमा या कोई पॉलिटिकल पार्टी, उसको कौन सॉल्व करेगा फिर? देखिए जी, हमने अभी 2 दिन पहले एक अपना मैनिफेस्टो भी निकाल दिया। हमने कहा ये मैनिफेस्टो नहीं देते, हम तो दे दें कम से कम। तो हमने एक रिफॉर्म मैनिफेस्टो निकाल दिया, बिकॉज हम ये यकीन रखते हैं और इस पे बहुत एविडेंस है कि मुल्क डूब रहा है, और अगर इस वक्त रिफॉर्म ना किया तो फिर माशाल्लाह हम ताहयात ही डेट प्रॉब्लम में रहेंगे और होते रहेंगे। बहुत बुरी हालत है, अर्जेंटीना से भी बुरी हालत है हमारी, हमें सोचना चाहिए। नंबर 2, ये बात मैं कह दूं कि मेरा तो ख्याल हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े फ्लॉज है जिसकी वजह से ये सब कुछ होता है। अच्छा। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे बड़ा फ्लॉ है कि जी सिर्फ वडेरे इलेक्ट होते हैं, ये 200-300 फैमिली इनके बच्चे इलेक्ट हो सकते हैं, बाकी हम तो इलेक्ट नहीं हो सकते। उनके बच्चे आते हैं बगैर किसी काम किए, वो आ जाते हैं, मिनिस्टर बन जाते हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में मिनिस्टर्स के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में सेपरेशन ऑफ पार्लियामेंट और एग्जीक्यूटिव कोई नहीं है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्राइम मिनिस्टर होता है बादशाह बन जाता है, वो खुदा है, वो जो मर्जी करे, जैसे मर्जी पैसे फेंके। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी है कि पॉलिटिशियन पीएसटीपी में घुसे, पॉलिटिशियंस को पीएसटीपी में घुसने की जरूरत नहीं। हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी एक कॉन्स्टिट्यूशन के मिनिस्टर जब बन जाता है, पार्लियामेंट जब आ जाते हैं तो भागते हैं मिनिस्ट्री लेने के लिए, और फिर मिनिस्टर लग जाते हैं हर चीज, हर इदारे में इंटरफेयर करते हैं। मतलब एनर्जी का जो क्राइसिस और पॉलिटिकल क्राइसिस है वो पॉलिटिशियन ने क्रिएट किया हुआ है। जो क्राइसिस है एजुकेशन का वो पॉलिटिशियन ने क्रिएट किया हुआ है। बनाते रहते हैं यूनिवर्सिटी बगैर जाने, किसी पॉलिटिशियन को यूनिवर्सिटी का मतलब नहीं पता, पर बनाते सब हैं। सड़कें बनाई जाती है, सारे शहरों की तबाही कर दी, सड़कें बना के किसी को समझ नहीं आती। ये काम करते करते इन्होंने हमारी फाइनेंशियल बेड़ा गर्क कर दिया। इनको कोई रोक ही नहीं सकता, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली इनको तरीका ये करते हैं, इनको और कुछ आता नहीं। इनकी पार्टी मेंबरशिप में पढ़े लिखे बंदे बहुत कम है, जैसे पता है जद्दी पुश्ती सियासतदान है, इन्होंने काम तो कोई किया नहीं हुआ। तो इतने फ्लॉज हैं, इन फ्लॉज को हमने सब आइडेंटिफाई करके सिविल सर्विस को टोटली पोलिटिसाइज कर दिया। अब सिविल सर्विस इंडिपेंडेंट कोई नहीं है, वैसे भी वो कॉलोनियल सिविल सर्विस है जो कि कॉलोनियल अंदाज में चलती है। जुडिशरी हमारी वो भी कॉलोनियल चीज है। तो हम मॉडर्न इकोनॉमी तो बन ही नहीं सके, हम तो अभी तक 19th सेंचुरी में बैठे हुए। इस पे अगर कोई तबादला ख्याल कॉन्वर्सेशन नेशनल होगी तो बात बनेगी। अभी नेशनल कॉन्वर्सेशन सिर्फ ये है कि कितने पैसे खर्चने और कहाँ खर्चने। ठीक है, ब्रेक शामिल करते हैं नाजरीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
वेलकम बैक नाजरीन। बारी साहब और नदीम उल हक साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। बारी साहब, आपसे ये सवाल कि अब चूँकि कुछ पार्टीज़ ने कुछ ना कुछ तो बता ही दिया है, 10 नकात पीपल्स पार्टी ने पेश किए हैं, अब इसमें 5 साल में तनख्वाहों को दुगना कर देंगे ये कह रहे हैं कि जी 300 यूनिट जो हैं वो उनको हम फ्री कर देंगे यहाँ तक, जो कि तकरीबन 50-60% ऑफ द पॉपुलेशन बनता है। ये प्रैक्टिकल दावे हैं या सिर्फ इलेक्शन का स्लोगन है? तो जैसे मैंने पहले कहा है कि मुझे तो ये महज इलेक्शन का स्लोगन लगता है। पीपल्स पार्टी पिछले 15 साल से सिंध में है, तो अगर 300 यूनिट इन्होंने फ्री देने थे, फिर अभी पीडीएम की गवर्नमेंट में कोलिशन पार्टनर थे, तो ये 300 यूनिट दे देते लोगों को फ्री। पीएमएलएन को भी फायदा हो जाता है, पीपल्स पार्टी को भी फायदा हो जाता है, जेजीवाईएफ को भी फायदा हो जाता है और बाकी एमकेएम को भी फायदा होता है। आज इनका वोट बैंक बड़ा हो चुका होता है, लेकिन उनको हमें मालूम है कि वो नहीं कर ही नहीं सकते, क्योंकि मामला सारा ये कि ये महज दावा है। और इसी तरह घर बनाने की बात वो कर रहे हैं, तो घर कैसे बनाएंगे अगर अभी तक 1 साल से, जबकि इनकी अपनी हुकूमती सलाफज़दा लोग जो हैं अभी तक टेंटों में रह रहे हैं, उनमें से कितने घर इन्होंने बना लिए। तो मैं तो समझता हूँ कि ये बिल्कुल, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हो या फिर पीपल्स पार्टी हो या कोई और पार्टी है, महज दावे हैं, इसके पीछे कोई सीरियसनेस नहीं है, क्योंकि बहुत आजमा लिया पाकिस्तान के अवाम ने इन सबको। और अगर अब भी हम ये बहस करें कि ये, मेरा ख्याल अभी बहस कहीं और लेके जानी चाहिए कि आखिर इन्होंने माजी में जो नहीं किया अब वो कैसे करेंगे, ये हमें इनसे सवाल पूछना। लेकिन बारी साहब, फिर वो अवाम को कन्विंस कैसे कर लेते हैं कि लोग उनके लिए वोट भी करते हैं, सपोर्ट में बाहर आ जाते हैं, एहतजाज तक हो जाते हैं? ये मैस पॉलिटिक्स का जो दौर है, इसमें कुछ लोगों को तो मसीहा समझ लिया गया है कि ये आ जाएंगे तमाम मसले हल हो जाएंगे। वो कन्विंसिंग पावर कहाँ से आ गई फिर, अगर किया ही कुछ नहीं है? नहीं, देखिए, अगर आप पाकिस्तान के जो पिछले इंतखाबात हैं उनका कोई तजिया करें, जो इलेक्शन रिजल्ट्स हैं, तो किसी भी जमात के पास पिछले 1988 से लेकर आज तक किसी भी इंतखाब में किसी भी पार्टी के पास 18% से रजिस्टर्ड ज्यादा वोटर्स नहीं थे। यानी कि 100 में से 18 उनको वोट पड़े थे जो जिस जमात ने हुकूमत बनाई थी, चाहे वो पीटीआई की हुकूमत हो, चाहे वो पीएमएलएन की हुकूमतें हों या पीपल्स पार्टी की हुकूमतें हों, तो 18% से कम इनको वोट पड़ते हैं और रजिस्टर्ड वोट्स का। और अगर आप ये देखें कि पॉपुलेशन में, क्योंकि हमारी जो अडल्ट पॉपुलेशन है उसमें से 1 करोड़ तो औरतें हैं जो वोटिंग एज को पहुंच चुकी हैं, वो शामिल नहीं, 1 करोड़ तो वो नहीं है। और इसी तरह बेतहाशा और नौजवान है, लोग हैं, जैसे बलोचिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद जो है लोगों की वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। 15 अजला ऐसे हैं जहाँ सिर्फ 15% लोग रजिस्टर्ड हैं। तो बुनियादी बात तो ये समझने की है कि ये कभी साबित ही नहीं किया जा सकता कि इनके साथ कोई अक्सरियत होती है। अक्सरियत तो इनको वोट ही नहीं देती, और जो लोग वोट देने जाते हैं उनको किस तरह वहां लेके जाया जाता है ये हमें पता होना चाहिए। इसलिए मैं समझता हूँ, मेरी नजर में बुनियादी वजह जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी रहती है कि इनकी जो पॉपुलर बेस है, इनकी जो ग्रास रूट लेवल पर बेस है, इनकी जो जड़ें हैं अवाम के अंदर, वो इतनी सतही हैं कि उनको कोई भी जो एडवेंचरस कोई जनरल है वो आएगा इनको निकाल के बाहर। मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो ऑर्गेनिक सपोर्ट होनी चाहिए वो उनकी नहीं है। नदीम उल हक साहब, आपने जिस तरह से पहले कहा कि तमाम मसलों का जो वजूहात हैं वो यही सियासी अशराफिया है, आपने ये जो ब्यूरोक्रेसी के इस्लाहाती हवाले से जो पेपर में भी लिखा है कि 215 इस्लाहात आप तजवीज़ कर रहे हैं, एक इशू ये भी है ना कि 75 साल होने वाले हैं, सबसे इनसिक्योर जॉब मुल्क की वजारत उज़्मा की है अब तक। अगर एक वज़ीर आज़म आता है और उसको अपना टेन्योर पूरा करने की भी गारंटी नहीं है, तो उससे इतनी एक्सपेक्टेशन क्यों है कि वो सब ठीक कर देगा? मैं आपसे एग्री नहीं करता कि वो टेन्योर पूरा नहीं करता, वो टेन्योर बिल्कुल पूरा कर रहा है। 3 साल के बाद जब कौम तंग आ जाती है तो उसको इलेक्शन करानी चाहिए। ये 5 साल तो कहीं लिखा हुआ, ये मेरा ख्याल मीडिया की बड़ी भूल है। तो मसला ये कि मीडिया वाले पढ़ते भी नहीं, समझते भी नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में भी लिखा हुआ है कि 5 साल आउटर लिमिट है, 3 साल में वो जा सकता है, 2 साल में। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को 2021 में इलेक्शन करा देनी चाहिए थी। इंडिया में हुई है इलेक्शन, यूरोप में, सॉरी बरतानिया में हुई है, जापान में, हर जगह हुई। तो हम क्यों 5 साल लेके बैठे हुए? 5 साल मुद्दत कहाँ है उनकी? 5 साल मुद्दत कोई नहीं है उनकी। पॉपुलैरिटी जब गिर जाती है उनको इलेक्शन दोबारा करानी चाहिए। दूसरी चीज, ये जो आपने बात की है, ये जो चीजें हैं कि जी इन्होंने प्रॉमिस किया घर ये वो वगैरह, बात सुनो, मुझे बताइए
अगेन मीडिया वाले मुझे बताएं, अब ये सोशलिस्ट कंट्री और प्राइवेट सेक्टर कंट्री, अब ये कैपिटलिस्ट कंट्री और सोवियत कंट्री? मेरा ख्याल मीडिया में भी बड़ी ये प्रॉब्लम है कि समझते नहीं बात। ये सारी बातें सोशलिज्म की है, घर देंगे, तनख्वाह बढ़ाएंगे, ये वो, यार ये फिर हम सोशलिस्ट बना देना, फिर आके खुला बात करें सोशलिज्म बनाएं। अगर नहीं सोशलिस्ट कंट्री तो फिर ये फजूल की बातें जो हैं आप मीडिया वाले क्यों प्रमोट करते हैं? ये तो नहीं कर सकते। नहीं, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म भी होता है ना, कोई मार्क्सिज्म की बात तो नहीं कर रहा कि आप सेंट्रलाइज कर दें, नेशनलाइज कर दें हर चीज को। इस पे डिबेट करनी थी ना, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या होता है जरा बताइए ना। ये तो नहीं ना कि मीडिया अपनी तरफ से बना देगा जी हाँ ये घर भी बना देंगे, ये भी कर देंगे, बिल्कुल नहीं कर सकते। इनके पास पैसे जीरो है, मुल्क के पास पैसे कोई नहीं है। ये जो प्रोमिसेस है, दीज आर फ्रॉड, दीज आर टोटली स्टूपिड प्रोमिसेस, नहीं करनी चाहिए। अच्छा, मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो वेलफेयर का कोई भी मंसूबा है वो असल में कैपिटलिस्टिक है, इसलिए वो होना नहीं चाहिए? नहीं जी, वेलफेयर का मंसूबा आप जरूर बनाएं, पर वेलफेयर का मंसूबा आप सोच समझ के फीजिबिलिटी बता के बनाएं। पूरी दुनिया में एक असूल है कि आप फीजिबिलिटी बना के प्रपोजल देते हैं, आप हवा में प्रपोजल नहीं देते। आप पूरी फिजिबिलिटी बना के मुझे बताएं पैसे कहां से आएंगे, ये कैसे बनाएंगे, चीजें कैसे करेंगे। ये सड़कें बना रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बना रहे हैं, कहां से बनाएंगे? ज्यादा कर्जा लेके बनाएंगे, तो कर्जा लेके बनाएंगे फिर आपके पास इन्फ्लेशन आएगी। फिर क्यों रोते हैं जब इन्फ्लेशन आती है? फिर सरोवर बारी साहब कह रहे हैं रियल वेज नहीं बढ़ी, भी वेज कैसे बढ़े? अगर इन्फ्लेशन आएगी, अगर ये खर्चे करी जाएंगे बगैर सोचे समझे, बगैर उसके रिटर्न के, तो फिर खाएं। मतलब हम खरी बात करें ना, ये तो नहीं बात कर सकते कि जी इधर भी चलेंगे उधर भी चलेंगे बगैर सोचे समझे। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ये 5 साल का जो अरसा है ये भी ज्यादा है, 3 होने चाहिए या उससे कम पे भी पॉपुलैरिटी लूज करें, इलेक्शन करवा दें, तो ये इतनी इस्लाहात के लिए कोई वक्त नहीं चाहिए, ये अब्रप्टली हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं चाहिए, हमने लिखा है बिल्कुल नहीं चाहिए। सही। इनको 3 साल से ऊपर कौम बर्दाश्त नहीं करती। फौज तो बाद में आती है, पहले हम लोग तंग आ जाते हैं, कौम तंग आ जाती है, क्योंकि ये करते ही कुछ नहीं, बैठ के सिर्फ अपने मंसूबे बनाते हैं। हमें कौम को रिजल्ट्स कोई चाहिए। रिजल्ट्स क्या चाहिए कि खुदा के वास्ते कोई काम तो करे ना, कोई रिफॉर्म करे। रिफॉर्म क्यों नहीं करते? 1860s की लॉज चल रही हैं, 1860s की ब्यूरोक्रेसी चल रही है, 1860 की सिविल सर्विस चल रही है। यार अभी तक फीते वाली फाइलें चल रही हैं, अभी तक तमाशे चल रहे हैं, परमिशनर वाले एनओसी रोज तो हम लेके खड़े होते हैं, एफिडेविट और अटेस्टेड फोटोकॉपी आईडी कार्ड की कि परमिशन दे दो हमें कुछ करने के लिए, गाड़ी की परमिशन दे दो, फलानी परमिशन दे दो। ये किस दुनिया में होता है? चीन में भी नहीं होता, यहाँ सिर्फ होता है। ठीक है, पॉइंट आ गया आपका। मतलब जो जिसको ब्यूरोक्रेटिक जो रेड टेपिज्म कहते हैं वो भी बहुत है। एक ब्रेक शामिल करते हैं नाज़रीन, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। बारी साहब और नदीमुल हक साहब से हमारी गुफ्तगू जारी है। बारी साहब, चूँकि ये बात हो रही है लोकल गवर्नमेंट्स के हवाले से भी एक बहुत बड़ा मसला रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ट्रिकल डाउन इफेक्ट तो है ही नहीं पावर का। अगर कोई MNA भी इलेक्ट होता है तो उससे भी एक्सपेक्टेशन आवाम की यही है कि ये ट्रांसफार्मर ठीक करवा देगा, सड़क बना देगा, जो उसका काम ही नहीं है, वो तो कानून साज है। तो इस पर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं होगा आइंदा आने वाली हुकूमत का भी? आपको लगता है कि लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन होना चाहिए और आवाम के लिए जो बल्दियाती नुमाइंदगान है उनकी इंपॉर्टेंस को कोई रियलाइज़ ही नहीं करता यहाँ पे? देखिए, ये तो अजीब एक इनवर्स किस्म का रिलेशनशिप है। जब कोई फौजी डिक्टेटर आता है तो बड़े आला किस्म की लोकल गवर्नमेंट सिस्टम लेके आता है क्योंकि उसको सूट करता है। ये तो हम अक्सर बहस करते रहे हैं, लेकिन असल बात ये है कि ये जब सिविलियन आते हैं वो इलेक्शन क्यों नहीं करवाते लोकल गवर्नमेंट के? उनके हवाले अगर करवा लेते हैं तो फिर उसको बहुत ही इसलिए कि ताकि MNA इसके तरक्याती फंड ना कम हो जाए ना। तो बात ये है कि पेट्रेज बेस्ड सारी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान की कि जनाब जो गली मोहल्ला सड़क और ये इस तरह के फायदे देकर उसको हम वोट देंगे। तो बुनियादी तौर पर तो हमारे इलेक्टोरल सिस्टम में भी मसला है। और दूसरी बात ये है कि हमारे यहाँ जब तक समाज के अंदर जो मुख्तलिफ तबकात हैं उनकी जो राय है वो एग्रीगेट होकर आर्टिकुलेट नहीं होती और उसके लिए वो अपना प्रेशर और दबाव नहीं बढ़ाते, तो सोसाइटी के अंदर ये जो इनबैलेंस है वो मौजूद रहेगा। पॉलिटिकल हवाले से भी, गवर्नेंस के लिहाज से भी होगा और इसके अलावा जो है इकोनॉमिकली भी होगा। तो मेरी नजर में तो ये बुनियादी बात है कि हमें पहले भी ये बात होती रही है कि ये बुनियादी बात ये है कि जो वर्किंग क्लासेस है पाकिस्तान के और हमारी जो इंटेलिजेंसिया है इसका अलायंस होना बहुत जरूरी है। जब तक ये तो समाजी सतह पर और सियासी सतह पर इस इम्बैलेंस को हम खत्म नहीं करते, बाकी फिर हमारी विशफुल थिंकिंग रहेगी, बहुत जरूरी होनी चाहिए, बहस होनी चाहिए, डिबेट होनी चाहिए ताकि हम किसी नुक्ता नजर पे पहुंचे। लेकिन बहुत अहम बात मेरी नजर में ये है जो पायड ने अपना रिफॉर्म एजेंडा दिया है, बिल्कुल मेरा उससे कोई डिसएग्रीमेंट नहीं है, लेकिन मैं सिर्फ ये समझता हूँ कि उसकी ओनरशिप बिल्ड करने के लिए बहुत जरूरी है
कि ये जो एजेंडा इन्होंने बनाया है बहुत आला है, जबरदस्त है। ये 3 साल वाली भी बात बिल्कुल सही है कि 3 साल के बाद 4 साल के बाद पाकिस्तान में इंतखाबात होने चाहिए। और दूसरा ये कि सारे सियासतदान आपस में जब तक ये हमें दबाव बढ़ाना पड़ेगा नीचे से ऊपर तक कि जो पॉलिटिशियंस हैं वो अपनी पार्टियों को मुनज़्ज़म करें, ये जो मरूसी और खानदानी सियासत है इसका खात्मा करें। लेकिन हम इस इलेक्शन में देख रहे हैं कि जो खानदानी और मरूसी टिकटें हैं वो पहले की निस्बत बहुत ज्यादा ऊपर चली गई हैं और उसी वजह से जो है लोगों के अंदर एक मायूसी और बाकी चीज इस तरह का जो काम है वो हमें साफ नजर आ रहा है कि एक लिहाज से पॉलिसी का बहुत बड़ा फुकदान है। और जो पाइड ने अभी बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस की थी इस्लामाबाद में, सही इस तरह के काम हमें मुसलसल करने पड़ेंगे, गली मोहल्लों में देहातों में जाकर भी और फैक्ट्रियों के बाहर भी ये हमें करने पड़ेंगे ताकि एक बड़ी ओनरशिप आए कि ये जो सारा पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, आउट ऑफ स्कूल जो चिल्ड्रन है उनकी तादाद कम नहीं हो रही। हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट का वादा किया हुआ है कि हम गोल अचीव करेंगे, वो हम सबसे पीछे हैं अपने खत्ते में। हमारे यहाँ जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है वो सबसे पीछे है। हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट जो थोड़ी बहुत हुई थी वो फिर वापस जा रही है। बहुत सारी जो बड़ी बड़ी फर्म्स हैं पाकिस्तान में आई थी वो अपना कारोबार बंद करके वापस जा रही है। सही। तो ये जो सारा मामला है उसको ठीक करने के लिए जो पाइड ने एक रिफॉर्म एजेंडा दिया है यकीनन वो बहुत आला है, लेकिन उसकी एक समाजी ओनरशिप, सोशल ओनरशिप का होना बहुत जरूरी है और उसके लिए हम तैयार हैं पाइड का साथ देने को। ठीक है नदीम साहब, आपसे आखिरी सवाल, जिस तरह से बारी साहब भी ऑनरशिप की बात कर रहे हैं, अब इस रिफॉर्म के लिए या जो पाइड ने भी एक मैनिफेस्टो दिया है इसकी इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या ऐसे रिफॉर्म्स हैं जो आप रेकमेंड करेंगे आफ्टर द नेक्स्ट इलेक्शंस? देखिए जी, नेक्स्ट इलेक्शन से पहले हमें इस जो भी मैनिफेस्टो, जो भी रिफॉर्म की डिबेट है उसको मेन स्ट्रीम तो करें ना। इसके में सबसे दुश्वारी मीडिया है। मीडिया इन पॉलिटिशियंस को ओपन रूम देती है और कोई कन्वर्सेशन नहीं करती ऑन रिफॉर्म और चेंज। नदीम साहब, आप भी मीडिया पर ही बैठे हुए हैं ना, इसी बारे में डिबेट कर रहे हैं, सो ऑल कॉर्नर्स आर नॉट द सेम, आर दे? बट पॉइंट ये है कि मैं बात कर रहा हूँ जो मेन स्ट्रीम मीडिया में रात को 8 बजे से लेके 11 बजे तक शोज होते हैं, बल्कि 7 बजे 6 बजे जो भी शोज होते हैं उनमें 3 पॉलिटिशियंस बार बार आते हैं और वही 3 पॉलिटिशियंस आते हैं और वही बातें रोज करते हैं और उसमें एक बात रिफॉर्म की नहीं, सब बात इक़्तिदार की होती है। तो हमारी यूनिवर्सिटी भी बैठती है, हम इक़्तिदार की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फेलियर्स को बिल्कुल नहीं आइडेंटिफाई कर रहे, हमारे इलेक्शन सिस्टम के फेलियर्स को बिल्कुल आइडेंटिफाई नहीं कर रहे। हमें इन फेलियर्स को आइडेंटिफाई करना है, इस पर बात करनी है। इट्स नॉट पर्सनल, मैं कोई मीडिया का पर्सनली कोई खिलाफ नहीं हूँ, बट आई थिंक वी रियली नीड टू हैव ऑन द मीडिया सम शोज जो कि रिफॉर्म की बात करें, चेंज की बात करें, आगे चलने की बात करें। ये माजी की बातें, कौन करप्ट था, कौन किसने क्या किया, नवाज शरीफ का कामा हुआ कि नहीं हुआ, वो इमरान खान का ये हुआ, माजी की बातें हम साथ, आगे की बातें कोई नहीं करते। तो जब तक ये नहीं होगा तो नेशनल कॉन्वर्सेशन कैसे बनेगी? फिर सर्वबारियों में फिरते रहेंगे, मोहल्लों में बातें करते रहेंगे, बट मीडिया उसको निगलेक्ट करेगा और ऑब्विएट कर देगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर नदीमुल हक साहब और सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यही था कि अगर ये सियासी पार्टियां मंशूर बना भी लेती हैं तो उसके बावजूद वो सीरियसनेस नहीं है कि इस पर इम्प्लीमेंटेशन की जाए। और जिस तरह पाइड की तरफ से एक डिटेल्ड मैनिफेस्टो भी सामने आया है उसमें भी यही चीज़ उजागर की जा रही है कि ब्यूरोक्रेसी में रिफॉर्म करनी पड़ेगी, सियासी पार्टियों को एजेंडा बेस्ड पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी और सबसे बड़ा इशू ये है कि डिस्कोर्स यानी कि डिबेट को बेहतर करना पड़ेगा। आपने ये ट्रांसमिशन मुलाहिजा की, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।